electric field due to linear charged wire. देखो और लॉन्ग है, लॉन्ग, ठीक है, मतलब बहुत लंबा एक थिन वायर है, ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इस पे पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे। लॉन्ग वायर है ये, तो लॉन्ग वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये मान के चलेंगे कि रेडियली ऐसे बाहर जा रहा होगा, जैसे सिलिंड्रिकल हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए थे, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, उनको क्रॉस करते हुए। तो जैसे यहाँ एक पॉइंट लिया आर डिस्टेंस पे, हम इसको क्लासिकल मेथड से करके भी आए हुए हैं, लेकिन अभी स्कूल में आपको डेरिवेशन पूछ लेता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस वायर को गॉसियन सरफेस से बंद करना है। तो गॉसियन सरफेस क्या स्फीयर बनाया जा सकता है? अगर आपने स्फीयर बनाया तो स्फीयर के कुछ पॉइंट तो बहुत नज़दीक है और कुछ पॉइंट बहुत दूर है, तो ये सिमेट्रिकल बंद नहीं हुआ। तो अगर आपको सिमेट्रिकल बंद करना है तो क्या करना होगा बच्चों, आपको एक सिलेंडर बनाना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर बनाना होगा। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है भाई। आप सोचिए, वायर है, वायर को सिमेट्रिकली बंद करना है तो सिलेंडर होगा नहीं होगा। ये डिस्टेंस आर है, यहां से एक एलिमेंट है डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। एक इस देखो दो सरफेस है यहाँ, एक कर्व सरफेस और एक ये बेस। तो इसका एरिया जो होगा बेस का वो इस तरफ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो कितना एंगल हुआ इनके बीच में, 90। तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, बेस से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। इधर भी देख लो, इसका एरिया ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना हुआ, 90। तो इसका फ्लक्स भी क्या हुआ, 0। अच्छा, हमने लेंथ L मान ली इसकी। आप कहोगे सर ये तो पूरा वायर तो आपने कवर नहीं करा, छोटा ही सिलेंडर बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना यूनिफॉर्म है, चाहे छोटे वायर की वजह से पता कर लो चाहे पूरे वायर की वजह से, एक ही होगा एक वैल्यू पे, ठीक है। तो इसलिए हमने किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का मान लिया ये। अब देखो ये गॉसियन सरफेस है, मैं इसे मिटा दूँ, जगह कम है यहाँ। तो गॉस थ्योरम देखो, टोटल फ्लक्स थ्रू बेस प्लस थ्रू कॉर्ड सरफेस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो यही तो होता है, वो टोटल फ्लक्स होता है, चाहे इंटीग्रेशन में लिखो। और ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ दोनों जगह एंगल क्या हो गया, 90। तो अब कॉर्ड सरफेस की वजह से बचा, ठीक है। कॉर्ड सरफेस की वजह से अगर आप फ्लक्स देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऐसे लिखेंगे, और cos 0 देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी इधर। अब ये हो जाएगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E बाहर, इंटीग्रेशन डी ए, कितना चार्ज होगा इस पे, तो ये इतने लैम्डा 1 मीटर का चार्ज है, तो L मीटर का कितना हुआ बच्चों, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता है ना बात, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1 मीटर का चार्ज होता है। और डी ए का एरिया सोचो, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इमेजिन कर सकते हो बच्चों कितना होगा, डी ए का इंटीग्रेशन 2 पाई आर एल बाई कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एल से एल कट जाएगा, ठीक है, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, आपने पढ़ा भी होगा पहले जब मैंने कराया था। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आर की वजह से, मतलब इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ, तो देखो ये हाइपरबोलिक ग्राफ है। आर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। आप आर 0 रख के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी कहाँ होगा, बहुत ऊपर। तो देखो कट नहीं किया इसको, ऐसे पैरेलल कर दिया, और फिर आर इन्फिनिटी रखा तो ई 0 हो गया, तो कहाँ जाके इन्फिनिटी पैरेलल होके इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉन्ग वायर के लिए हमने फाइंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 केस बनते हैं बच्चों, ये स्कूल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए।
लेकिन अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक वायर है, ऐसे लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है, इंफिनिटी तक ऐसे। इसमें क्वेश्चन दिया कि इस वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बताओ कितनी स्पीड से घूम सकता है। किसी ऑर्बिट में रेडियस आर पे घूम रहा है मान लो, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास अंडरस्टैंड मानते हैं हम, ई और एम गिवन होता है हमें, तो कितनी स्पीड से घूम रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि घूम क्यों रहा है, घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल चाहिए। तो सोचो बच्चों, ये इसके पास ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से कैसे होती है, रेडियली बाहर की तरफ, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, ई इंटू कैपिटल ई लग रहा होगा ना अंदर की तरफ। ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। अब ई क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सर ये कहाँ से आया, तो इससे पिछला डेरिवेशन ही था, और एम वी स्क्वायर बाय आर, समझते हो बच्चों। तो आर से आर कट गया, वी इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एम, ठीक है, और स्क्वायर रूट। जो मज़ेदार बात है वो ये है कि इसके रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता ये, है ना, रेडियस के इंडिपेंडेंट है इसकी स्पीड। इसका मतलब इसी स्पीड से ये किसी भी रेडियस में घूम सकता है इसके चारों तरफ। तो ये गौर करने वाली बात है, यहाँ थोड़ा मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, ये समझो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो अगर मान लो लॉन्ग चार्ज होलो सिलिंड्रिकल वायर, होलो सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, ये कैसा हो सकता है। देखो ऐसे सोचो कि ये लॉन्ग वायर है एक होलो सिलिंड्रिकल, इधर भी इंफिनिटी इधर भी, लेकिन चार्ज कहाँ है, चार्ज इसके सरफेस पे है बच्चों, समझ रहे हो, ऐसे पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। अच्छा, होलो सिलिंड्रिकल वायर का मतलब पाइप कह सकते हो आप सीधे से हिंदी में, ठीक है, पाइप की तरह से, जैसे कोई पेपर नहीं है यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मतलब ऐसे पाइप की तरह है, ठीक है, ऐसे, लेकिन बहुत लॉन्ग वायर है, ठीक है, पाइप की तरह। तो चार्ज सारा सरफेस पे लाई कर रहा है इसके। अब देखो इसका रेडियस कैपिटल आर, ऐसे, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज सरफेस पे है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। मेडिकल के स्टूडेंट इसको स्किप करेंगे, ठीक है, ये नहीं आएगा आपके पेपर में, और मेडिकल के स्टूडेंट, और हाँ बोर्ड में भी नहीं आएगा, बस ये जेई और इंजीनियरिंग के वीपीवाई वगैरह। मैं नीट वालों को मैं बीच बीच में बता देता हूँ कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी। ये पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे आपको, यानी कि इंटरनल पॉइंट हुआ, ठीक है, इंटरनल पॉइंट, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, आर लेस देन ए पे, ओ आर लेस देन कैपिटल आर पे। तो यहाँ कैसा गॉसियन सरफेस बनना चाहिए बच्चों, तो समझो यहाँ पे भी कौन सा बनेगा, स्फेरिकल, सॉरी सर स्फेरिकल नहीं, सिलिंड्रिकल, और लेंथ एल मान ली, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लोग ऐसे मान लेते हैं एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। ये बात हमें पता लग चुकी है कि बेस से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली है, तो इसलिए ई डी ए कॉस 0। चार्ज पता करना है कितना होगा बच्चों। एक बात बताओ, पूरा पाइप है, उसके अंदर वॉल्यूम लिया आपने, तो उसके अंदर चार्ज कहाँ से होगा, खाली नहीं अंदर वो, तो क्यू इन कितना होगा 0, तो ई डी ए 0, यानी कि ई क्या आ गया 0, यानी कि होल स्फीयर के अंदर इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पता भी है कि होल ऑब्जेक्ट के अंदर है ये। सेकंड, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है,
आर ग्रेटर देन आर। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है, और लेंथ l और रेडियस r, ठीक है। ऐसे सोचो, पिक यहां पे बिल्कुल ऐसे ही ई डी ए कॉस 0, ठीक है, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां आएगा ई डी ए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। मुझे बताओ इसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो बच्चों सोचो, जो चार्ज है वो केवल येलो वाला पार्ट जो है, मतलब स्फीयर पे है, सिलेंडर पे है। ये तो बाहर तो गॉसियन सरफेस है, तो कितना होगा उस पर। अच्छा, इसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया टोटल तो 2 पाई आर एल, ठीक है। लेकिन इसका चार्ज कितना होगा, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू ये सिलेंडर का एरिया, लेंथ एल की जो सिलेंडर है, ठीक है। तो सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 2 पाई एल, ऐसे इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या आ गया एक्सटर्नल पॉइंट पे। और अगर मैं सरफेस पे कहूँ आपको, एट सरफेस, बताओ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, क्या हो जाएगा ये ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही किसके लिए आया था, स्फेयर के लिए आया था। जब स्फेयर के सरफेस पे, यानी कि किसी भी मेटेलिक सरफेस पे जब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो ना, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वही यहाँ आ रहा है, देखो। अगर मैं आपसे कहूँ ग्राफ बना के दिखाओ स्मॉल ई के साथ, ओ सॉरी ई के साथ स्मॉल आर का, तो अंदर तो हर पॉइंट पे 0 और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। क्यों, देखो भाई ये तो कांस्टेंट है और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। समझाया बच्चों, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा, ये सिलेंड्रिकल के लिए पढ़ा कि सिलेंड्रिकल सरफेस है अगर, तो मेटलिक है, ये मेटलिक मानो या होलो मानो, मेटल होगा तो भी चार्ज सरफेस पे रहेगा, और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो उस केस में चार्ज सरफेस पे रहना चाहिए, वॉल्यूम के अंदर नहीं। अगर वॉल्यूम में हुआ तो क्या करेंगे सर, तो देखो नेक्स्ट केस करते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अगर सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, और पूरा नॉन कंडक्टिंग वायर है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, मतलब इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी, और पूरे में चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, और चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमें रो। तो इसका मतलब वॉल्यूम, ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमसे सेम क्वेश्चन यहां पे भी है कि यहां एक पॉइंट है बच्चों ए, मतलब आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो देखो, यानी कि ये हो गया इंटरनल पॉइंट, ठीक है, इंटरनल पॉइंट आर लेस देन आर। अब आपको समझ में आ गया इतने क्वेश्चन देख के, आप वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या करना होगा बच्चों, एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, तो एक सिलेंडर बना लेते हैं, यहाँ सिमेट्रिकली सिलेंडर ही बन सकता है। ये पॉइंट ए है और ये एलिमेंट हमने ले लिया, इसका एरिया वेक्टर डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस बना। क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर चार्ज पता कर लो। भाई फॉर्मूला अगर आप लगाओगे गॉस थ्योरम, तो क्या होगी, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ना। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ई डी ए कॉस 0, ठीक है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ई और एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, इसका मतलब ये है, और क्यू इन पता करना है। तो एक बच्चे ने बताया कि सर आप ऐसा करो, आपको 1 मीटर क्यूब का चार्ज पता है,
अगर इस गॉसियन सिलेंडर का आप वॉल्यूम पता कर लो तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो डेंसिटी में तो चार्ज आ जाएगा, यानी कि रो इंटू कितना वॉल्यूम होता है बच्चों सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल होगा सिलेंडर का वॉल्यूम जिसके अंदर चार्ज है। और डीए का इंटीग्रेशन कितना होगा, सोचो इसका कर्व सरफेस एरिया, बेस से तो होगा ही नहीं, हमने पहले भी कई बार पता करा, बेस से फ्लक्स नहीं होगा, केवल ये कर्व सरफेस से होगा, दैट इज 2 पाई आर एल, है ना, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर एल। तो देखो एल से एल उड़ गया, पाई से पाई, एक आर से एक आर चला जाएगा, और ई इक्वल टू आ गया रो अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये आ गया। और अगर यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो वेक्टर भी लगा सकते हो, मतलब इसे ओरिजिन वाली लाइन मान लो, इसका रेडियल वेक्टर मान लो आप। तो ये हुआ इंटरनल पॉइंट पे। अगर आपसे कहा जाए एक्सटर्नल पॉइंट पे बताओ, एक्सटर्नल पॉइंट, तो आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे बताना है तो क्या करोगे बच्चों, हमने ऐसे लिया कुछ ये, और यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, और यहाँ पॉइंट हमने ले लिया बी, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ई बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा ये, ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ई कितना आ जाएगा, ऐसे लिखा। डीए का इंटीग्रेशन बच्चों फिर बताओ, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है भाई, इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया, चार्ज कितना होगा इसके अंदर। अब ये मजेदार बात है बच्चों, चार्ज अगर आपको देखना है इसमें तो चार्ज लेंगे बच्चों हम, एक मिनट, चार्ज के लिए कितना वॉल्यूम यूज करा जाए, बोलो कितना वॉल्यूम होना चाहिए बच्चों, ये वाला वॉल्यूम, ये केवल इतने में ही है ना, तो ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम नहीं है, तो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है तो कितना होगा बच्चों, ये रो इंटू इसका वॉल्यूम होगा ये सिलेंडर, क्योंकि गॉसियन सरफेस मतलब यहाँ कुछ ऐसा है जैसे ये सिलेंडर एक्चुअल में और गॉसियन सरफेस बाहर है, तो चार्ज तो इस सिलेंडर पे ही होगा ना, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल, समझ रहे हो बच्चों, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से पाई गया, एल से एल गया, और रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल पॉइंट मटेरियल या सॉलिड सिलेंडर एट एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अगर मैं सरफेस पे पूछूं, एट सरफेस, तो सरफेस पे स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के, कोई इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, स्मॉल आर कैपिटल आर पे रखोगे भाई, सरफेस पे कोई पॉइंट यहाँ है तो रेडियस और डिस्टेंस बराबर है, तो इसमें रख देते हैं, तो क्या आएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेम यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी, आपकी मर्जी है कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो ये मतलब फील्ड हुआ। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर मान लो हमसे कहा जाए कि इसका भी वेरिएशन बताओ, ठीक है, तो देखो ग्राफ बना देते हैं बच्चों इसका, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। ठीक है, तो ये स्मॉल आर और ये ई। ठीक है, देखो ये होगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ओ ये नहीं, ये गलत है। मैंने कैसे बनाया देखो बच्चों, पहले तो यहां समझो, आर के प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो कैसे बनती है लाइन, ऐसे। ठीक है, फिर एक्सटर्नल पॉइंट पे ये पूरा तो कांस्टेंट है और ये नीचे है डिस्टेंस में, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ये ऐसे
कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो मैथमेटिक्स में, ये ग्राफ में, तो मेरी एक वीडियो है मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ के लिए, उसको पढ़ो, ठीक है, उसको देखो वीडियो को, या कुछ किताब से पढ़ के आओ। ग्राफिकल अप्रोच हर जगह यूज होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाते यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ से सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ें तो बढ़ता रहता है, और सेंटर सरफेस पे मैक्सिमम होता है और फिर घटता जाता है हाइपरबोलिक, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया कंडक्टिंग स्फीयर से। अब देखो इसके बाद अगर मान लो शीट हो, ठीक है, लार्ज शीट है, उसके सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो लिखो, ये सबके लिए भाई स्कूल में भी आता है, सबके लिए ये डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज्ड शीट। देखो बच्चों, अब यहां कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। कैसी भी शीट हो, ठीक है, बस सरफेस उसके एक चार्ज उसके एक सरफेस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि ये एक शीट है, ठीक है, तो चार्ज की एक लेयर होगी, है थिन शीट है, ये थिन शीट, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो चार्ज की एक ही लेयर है इसके ऊपर, ठीक है, एक सरफेस पे चार्ज है। अगर ये थिक शीट हो तो फॉर एग्जांपल ये थिक शीट है और इसकी थिकनेस दे रखी है, तो इधर भी सरफेस हो सकता है। तो तब भी हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक सरफेस पे अगर चार्ज है तो उसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, दोनों सरफेस पे अगर चार्ज है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला नहीं है ये, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, केवल एक सरफेस पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम इसे थिन लिख लेते हैं इसलिए ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि वो दूसरे सरफेस के बारे में सोचते रहे, इसलिए बुक्स में ज्यादातर ये थिन लिखा होता है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे रस्टिक हॉलिडे वगैरह, वहां थिक शीट लिखा हुआ है लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, बोला कि एक सरफेस पे हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो आपको ये मान के चलना चाहिए कैसा सरफेस हो, थिन हो थिक हो, यहाँ जो ये फॉर्मूला बनने जा रहा है ये केवल एक सरफेस पे चार्ज है तब बनेगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये पॉइंट है r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों सोचो, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत लार्ज प्लेट है ये, अब लार्ज प्लेट है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बने, तो एक बच्चे ने कहा सर सिलेंडर बना सकते हो आप, ठीक है, ऐसे सिमेट्रिकली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब लार्ज सरफेस होता है ना, कोई लार्ज सोर्स होता है तो यूनिफॉर्म फील्ड पैदा करता है, तो यूनिफॉर्म फील्ड के हिसाब से ये भी सही है। कुछ बुक्स में होता है जैसे एनसीईआरटी में क्यूबॉइड बना रखा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, मतलब समझ सकते हो, शीट के इधर एक मतलब क्यूब आर पार, ठीक है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मुश्किल होता है बनाना। तो ज़्यादा इजी क्या रहता है, सिलेंडर बनाना, ठीक है। तो हम सिलेंडर बनाएंगे भाई, ठीक है। देखो ये शीट है, इस पे चार्ज है, ठीक है। तो हमने यहाँ ऐसे एक पॉइंट लिया r डिस्टेंस पे, ठीक है, और एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है बच्चों, ऐसे। अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो E ऐसे होगा, इसका बेस का एरिया वेक्टर डेल्टा A लिख लेते हैं। सर DA क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि पूरा सरफेस फ्लैट है तो छोटा एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं, पूरा एक ही एरिया वेक्टर ले सकते हो। ऐसे यहाँ पे डेल्टा A, और भाई ये फील्ड है तो इधर भी होगा ना, मतलब ये चार्ज है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब एक और बात देखो, इसका जो एरिया वेक्टर है कर्व्ड सरफेस, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके बीच में एंगल 90 है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि टोटल गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस बेस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स 0 है। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है। तो बेस का जो फ्लक्स होगा वो दो पार्ट में होगा बच्चों,
φ1 प्लस φ2। समझ रहे हो भाई, एक बेस ही है और एक ही है। ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। इसका भी पॉजिटिव फ्लक्स होगा, इसका भी पॉजिटिव फ्लक्स। तो ई डेल्टा ए कॉस 0 प्लस ई डेल्टा ए कॉस 0 क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 2e डेल्टा ए। ठीक है, आप इंटीग्रेशन करके लिखते तो भी यही बनता, लेकिन बनाना नहीं चाहिए ऐसे केस में जब इजी हो रहा है काम। अब क्वेश्चन ये है कि सर कितना चार्ज है सिलेंडर के अंदर। तो बच्चों ये जो पार्ट कटेगा इसी पे तो चार्ज है ना, समझ रहे हो भाई। मैं इस सिलेंडर को, इस चौक को बोर्ड से ऐसे धसा दूं तो कितना एरिया काट करके जाएगी, जितना इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इसका डेल्टा ए एरिया है, तो डेल्टा ए ही इसके अंदर आएगा ना, और उस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो चार्ज हुआ बच्चों सिग्मा इंटू डेल्टा ए, है ना, सिग्मा इंटू डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा ए से डेल्टा ए कट गया, सिग्मा बाय 2 ई इक्वल टू आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस प्लेट के चारों तरफ कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये इस प्लेट के चारों तरफ कांस्टेंट है तो देखो इधर भी डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं कर रहा है, इधर भी डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो सोचो हम क्या कर सकते हैं बच्चों। इसका अगर मैं आपसे कहूं ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसे बनाओगे बच्चों, डिस्टेंस के साथ ऐसे। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई सोर्स हो और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से बदलना हर जगह सेम हो। तो ये बड़ा सोर्स है, ठीक है, लार्ज प्लेट लिखा है हमने। लार्ज का मतलब इसके डायमेंशन इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। इसलिए ऐसा है, जैसे सन है, सन के आसपास अगर आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाओ तो क्या टेम्परेचर वेरिएशन मिलेगा, सेम रहेगा लगभग। वही बात है यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये फाइनाइट प्लेट हो जाए तो क्या ये फॉर्मूला सेम रहेगा फाइनाइट प्लेट में। तो फाइनाइट प्लेट के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के सरफेस के आसपास सही रहेगा, प्लेट के सरफेस के आसपास तक ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये गलत सलत हो सकता है, क्योंकि प्लेट के सेंटर के आसपास आप चलो, सरफेस के आसपास या सेंटर बोले आप प्रॉपर, तो प्लेट छोटी है, अगर उसके सेंटर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो सेम यही फॉर्मूला आएगा। और ये हम कर भी सकते हैं, हम डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करेंगे लास्ट में जब हम क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस, उसमें बताऊंगा आपको। मैंने अभी डिस्क के लिए नहीं कराया, रिंग के लिए करा रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये आपने इसके लिए पढ़ा थिन शीट के लिए, है ना, जिसके एक सरफेस पे चार्ज है। अब देखो, अब यहां पे एक बड़े मजेदार बातें पढ़नी है। पहले एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे 2 शीट रखी हैं ऐसे, ठीक है, और उनके एक सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। मान लो अगर 2 मेटेलिक शीट ही रखी हैं ऐसे, ऐसे रख लिया आपने, ठीक है। तो मेटेलिक शीट में कहीं भी चार्ज हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो अंदर वाला सरफेस है ना, जैसे इसका अंदर वाला सरफेस है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ठीक है, और इसके अंदर वाले पे जो इस तरफ है उस पे माइनस सिग्मा है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है यार, उसने बोल दिया, ठीक है। यानी कि अगर हम प्लेट को ऐसे रखें, लार्ज प्लेट है ये, तो इस वाले सरफेस पे कितना है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस सिग्मा, और इस वाले सरफेस पे माइनस सिग्मा, ठीक है। यहां लिख देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है 3 पॉइंट है ए बी सी, एक लेफ्ट में इन दोनों प्लेट के एक बीच में और एक राइट साइड पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे बता सकते हैं, तो सोचो जैसे इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ए यहां है, ठीक है, तो इस प्लेट की वजह से, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इधर, इसको फर्स्ट प्लेट मान लेते हैं, इसको सेकंड, ठीक है। अगर बोले थिन प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो भी यही होगा। लेकिन बोल दिया थिक मेटेलिक प्लेट है, तो फिर आपको बताएगा वो कि एक सरफेस पे या 2 सरफेस पे चार्ज, तो इसके एक सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस नेगेटिव की वजह से इधर, ठीक है, E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए E1 माइनस E2, और E1 कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर माइनस ना, माइनस हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, चार्ज पे साइन नहीं लगाते जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा 0, यानी कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो 1 की वजह से इधर अवे और 2 की वजह से भी इधर, तो बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2, ठीक है। EB इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल ऐसे ही आप सी पॉइंट पे जाओ, यहां पे पॉजिटिव की वजह से ऐसे और नेगेटिव की वजह से ऐसे, मतलब नेगेटिव से थोड़ा गलत कर दिया मैंने, पॉजिटिव देखो ये बीच में ऐसे ऐड हो गया, और यहां पे पॉजिटिव की वजह से क्या होगा इधर, ठीक है। सॉरी क्या सेकंड वाले की नेगेटिव की वजह से इधर, और पॉजिटिव से क्या होता है बच्चों अवे, ठीक है। तो सी पॉइंट पे हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है, और E1 कट के 0 आ जाएगा भी, ठीक है। नेट फील्ड कितना आ जाएगा 0। क्लियर है बच्चों? अब देखो, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बजाय ये क्वेश्चन होता कि 2 थिन प्लेट हैं, इस पे प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, तो ये ही क्वेश्चन था, ठीक है। थिन प्लेट का मतलब एक ही सरफेस है उसके पास, तो उस पर तो चार्ज डेंसिटी एक ही सरफेस पे रहेगी, मतलब है ही एक सरफेस, तो दोनों सेम बात है। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटेलिक सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटेलिक सरफेस, ठीक है। जैसे ये कोई मेटेलिक सरफेस है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपको मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है बच्चों, ठीक है, ये मेटेलिक है लेकिन लार्ज सरफेस है, ठीक है, बहुत दूर तक है, और ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे एक मिनट थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं। इसमें तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि बॉक्स है, मेटेलिक सरफेस है, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ठीक है। ऐसे आप ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेटेलिक ऑब्जेक्ट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि ये सरफेस के पास है बस। देखो ये बिल्कुल सरफेस के पास है, तो जैसे पॉइंट सरफेस के आसपास है तो हमने यहां एक पॉइंट ले लिया, बस ये ध्यान देना ड्यू टू लार्ज मेटेलिक सरफेस, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो बच्चों हमने क्या काम किया, भाई हमें पता ही नहीं कि कितना थिक है मटेरियल, क्या है हमें नहीं पता, तो हमने सोचा कि यहाँ एक सिलेंडर बना लेते हैं ऐसे गॉसियन सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये लार्ज है तो यूनिफॉर्मली यहाँ से निकल रहा हो ऐसे, इसका एरिया वेक्टर इधर और इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर जो भी होता है EN लिख दिया। भाई जरूरी नहीं ना कि मटेरियल इधर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता हो। आप सोचो कर्ड सरफेस से फ्लक्स 0 होगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कर्ड सरफेस का एरिया ऐसे होता है, तो यहाँ जो भी फ्लक्स होगा वो बेस से होगा, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या ना होना चाहिए Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो E डेल्टा A प्लस E इन डेल्टा A इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इन, आप एक बात बताइए, आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है अगर कहीं कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बच्चों। अगर यहाँ मेटल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा
और ये मैंने जब भी पढ़ाया था, जब आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था, वहाँ भी सिखाया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बच्चों मेटल्स का, वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहाँ इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ई डेल्टा ए, ठीक है। मुझे बताओ कितना चार्ज होगा इसके अंदर। तो ये इतना एरिया को कट करके गए हैं ना, तो कितना होगा सिग्मा इंटू डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा ए से डेल्टा ए कट गया, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो किसी मेटेलिक सरफेस के सामने के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हम 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्फेयर के लिए पढ़ा था। स्फेयर के सरफेस पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, सिग्मा बाय, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सेम वही आ रहा है। सिलेंड्रिकल सरफेस था होलो, उसके सरफेस पे भी यही आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेटल के पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, देखो जैसे क्वेश्चन आया, ध्यान से समझना बच्चों, जैसे ये एक मेटेलिक शीट है, थिक शीट, ठीक है, और इसमें मेटल है, ठीक है, और हमसे इसकी वजह से इस पे चार्ज फैला हुआ है। तो चार्ज जब मेटल को देते हैं तो अगर कुछ झंझट ना हो, कहीं ग्राउंडिंग ना हो, तो ग्राउंडिंग के क्वेश्चन देखेंगे हम अभी आगे चल के, तो चार्ज पूरा सरफेस पे रहता है ऐसे, ठीक, ऐसे मेटेलिक सरफेस। तो ये थिक मेटल है, ठीक है। तो देखो ये थिक मेटेलिक शीट है। तो अगर मैंने 3D नहीं बना रहा हूं, बस मैंने आपको समझा दिया, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो भाई मैंने सिलेंडर आर पार ना बना के ऐसे बना लिया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। आर पार भी बना सकते हो, ये लोग दोनों बना दिए। दोनों तरीके से समझना है इनको, इन कंसेप्ट को सीखो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। कैपेसिटेंस जब फाइंड करेंगे तब भी आएगा। तो ये ई और ये डेल्टा ए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, 0 होगा ना। इतना एरिया ही कट करेगा। अब चेक करना, सेम फॉर्मूला बन रहा है, इनसाइड 0 ई, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर आप कहते हो नहीं सर हम तो ये लिखेंगे ई और ये डेल्टा है, ये भी ई, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बाहर है, तो इसमें तो कंडीशन है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं 0 हो। जब आप इसके लिए लिखोगे तो टोटल फ्लक्स ऐड हो जाएगा, जैसे हमेशा होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2E डेल्टा ए, और होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। भाई इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सिलेंडर अंदर ही रहे, आर पार भी बना सकते हो आप। तो देखो आपने ये आर पार सिलेंडर बनाया, तो जब आप इसका चार्ज देखोगे तो चार्ज तो दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। भाई मेरा हाथ है, इस सरफेस पे भी चार्ज है, इधर भी, तो एक सरफेस इधर हुआ, एक सरफेस इधर हुआ, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा डेल्टा ए का डबल हो जाएगा नहीं, ठीक है। और 2E डेल्टा ए ऐसे लिख दिया, डेल्टा ए से डेल्टा ए कट गया, 2 से 2, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यार ये तो आ गया। तो आज से हमें समझ में आ गया कि मेटल के सरफेस के पास ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन कराया था आपको कि 2 प्लेट थी, उसमें एक सरफेस पे प्लस था, एक पे माइनस है, कि एक तरफ नहीं था। आप कहोगे सर वहाँ तो चार्ज नहीं था, तो वो क्वेश्चन था, उसमें कुछ कंडीशन लगाई होंगी, कुछ तरीका होता है। जब मेटल के सामने इंडक्शन लाया जाता है तो एक दोनों अंदर वाले सरफेस पे चार्ज लाया जा सकता है। यहाँ कभी भी आप मेटल को चार्ज दोगे तो आज से दिमाग में रख लेना, वो पूरे पे स्प्रेड होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इसलिए रिजल्टेंट आएगा। तो ये प्लस मिलके इधर तो ऐड हो गया, इधर बीच में कैंसिल हो गया और इधर ऐड हो गया, यानी कि एक थिक मेटेलिक शीट 2 थिन प्लेट की तरह बिहेव करती है। देखो कितनी मजेदार बात है ये। मैं 2 थिन प्लेट शीट बनाऊं, 2 थिन प्लेट बनाऊं ऐसे, ठीक है, थिन प्लेट है बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे रखी है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछूं तो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक थिन प्लेट की वजह से यही पढ़ के आए ना हम अभी, जस्ट सेकेंड लास्ट डेरिवेशन। और इसकी वजह से भी इतना ही होगा, जोड़ना सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा नहीं, और बीच में क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ये बीच में 0। फिर इधर देखो, इधर दोनों के ऐड हो जाएंगे, इसका भी और इसका भी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा।
यानी कि दो थिन शीट एक थिक मेटेलिक शीट की तरह काम करती है, ठीक है, दो थिन शीट एक थिक मेटेलिक शीट की तरह काम करती है। क्लियर है बच्चों? तो यह बात हमने पढ़ी, ठीक है। अब एक मजेदार सा क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है इसी के अंदर, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? इसमें दो तीन कंसेप्ट आपको समझने होंगे। इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा लार्ज कंडक्टर है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर, ठीक है मेटल का। इसके पूरे सरफेस पे चार्ज सिग्मा दे रखे हैं हमने, ठीक है बच्चों, पूरे सरफेस पे चार्ज दे रखे हैं हमने सिग्मा। तो इसके किसी भी सरफेस पे यहां मैं आप पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? सर दो लेयर हुई है, एक इधर एक इधर, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सरफेस का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डबल होके ये आ जाएगा। और ये हमने रूल पढ़ भी लिया कि मेटल के सामने हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहना है। अब क्वेश्चन ये है, समझ में आया? ये क्वेश्चन नहीं था, ये कंसेप्ट है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल, कैसा भी। इसमें से बच्चों क्या करो, इतना हिस्सा तोड़ दिया, मतलब ये कैविटी है। क्या है? ये कैविटी है। हमसे पूछा जा रहा है इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस कैविटी के अंदर। तो एक बात सोचो बच्चों, यहां क्या हो रहा था, जिस हिस्से को तोड़ा उसको मैं अलग से रख लेता हूं, ये तोड़ के रख दिया, ठीक है, प्लस चार्ज है इस पे। इसके ऐसे देखो, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहां खाली है, खोखला है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा बच्चों? ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, केवल एक लेयर है। तो एक लेयर की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ भाई। दो लेयर का जुड़ जाता था, अब एक को तो हटा ही दिया, ये तो खाली है, यहाँ कैविटी है, कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर है, लार्ज कंडक्टर, उसमें कैविटी बना दी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो कॉमन सेंस है कि यार कैविटी बना के, इसका मतलब एक सरफेस, ये होलो है, ये ध्यान रखना है। जैसे बॉल होती है ना, जैसे थर्मोकोल की बॉल होती है, सॉरी थर्मो नहीं, जैसे फॉयल जो होती है, खाना रैप करते हो जिसमें, उसके अंदर कुछ पार्ट कट कर लिया तो होल हो गया ना, यहाँ पे कैविटी बन गई। ये पूरा तो कैविटी थी, यहाँ पे भी कैविटी बन गई। तो इस कैविटी में केवल एक शीट की वजह से होगा, इस सरफेस की वजह से, और वो कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो कट किया था इसको यहाँ रख दो, ठीक है, तो आप किसी चार्ज को कहीं पर रख रहे हो, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से, तो उसे बाहर धक्का नहीं देगा, है ना? सोचो, यानी कि ये इसका अपना सेल्फ प्रेशर है इसके अंदर, जिससे भी एक्सेस हो रहा है। मान लो मैं एक मेटेलिक सरफेस को चार्ज दे रहा हूँ, तो एक चीज़ और डेवलप हो जाती है, मैं चार्ज की वजह से रिपल्शन पैदा होता है, तो स्फीयर ऐसे एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। बलून पे चार्ज दे दो आप, बलून भी एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। तो वही बात हम यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब यही है कि जैसे इस कैप को आप यहाँ, ये ब्लू वाले ढक्कन को जो तोड़ के ले गए थे आप, उसे यहाँ रखोगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, डेल्टा एफ मान लिया मैंने उसको, ठीक है। कितना होगा डेल्टा एफ? डेल्टा एफ होगा बच्चों चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ का चार्ज कितना होगा इस कैप का, तो इसका कुछ एरिया मान लेते हैं हम, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये डेल्टा एफ। तो अगर मैं आपसे कहूँ प्रेशर कितना होगा यहाँ, तो प्रेशर होगा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए और सिग्मा इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैविटी के अंदर, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पास्कल, ठीक है। तो ये प्रेशर है बच्चों जो हमने किसी कंडक्टर के अंदर, मतलब कोई भी स्फीयर, अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये स्फीयर है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो दैट इज दिस, ठीक है।
किसी भी चार्ज सरफेस के अक्रॉस हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है। जैसे जो कंडेंसर होते हैं हमारे फैन में लगते हैं, मोटर में लगते हैं, वो भी स्फेरिकल चार्ज होते हैं, सिलेंड्रिकल चार्ज सरफेस होते हैं। तो जैसे जैसे उन पर चार्ज बढ़ता है तो कई बार वो ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो यही कारण है कि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अब यहाँ एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट आता है कि एक सॉप बबल है, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर अगर चार्ज आ जाए तो कितना होगा। इनसाइड चार्ज्ड सॉप बबल, ठीक है। मतलब सॉप बबल का तो पता, आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे एक्सेस प्रेशर। तो देखो जैसे ये स्फीयर मतलब बबल है, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऐसे पुश कर रहा होता है, ठीक है, ऐसे। और जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन से भी ये कंप्रेस होने चाह रहा होता है। तो दो प्रेशर इसके अंदर है, तो टोटल प्रेशर इसको लड़ना जो होता है, जो इसके अंदर टोटल प्रेशर होता है बच्चों, वो होता है P इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सरफेस टेंशन 4T/R। ये एक्सेस प्रेशर कहलाता है ना। और T क्या है यहाँ पे, T सरफेस टेंशन, उसको जनरली सिग्मा लिखते हैं, लेकिन आज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास इसे चार्ज देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। R क्या है, इसका रेडियस है। तो बाहर से P नोट पड़ रहा है और अंदर मतलब सरफेस टेंशन भी इसे रिड्यूस करने की कोशिश करता है इसके सरफेस को। तो टोटल प्रेशर ये है, और ये क्या कहलाता है, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर है इनसाइड द सोप बबल। अब आप एक बात सोचो, अगर मैं इसे चार्ज देना शुरू कर दूं, हमने इसे चार्ज देना शुरू कर क्या दिया, आप इसको चार्ज दे दिया, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको चार्ज दे दिया, तो जैसे आप चार्ज दोगे तो ये रिपेल करेगा नहीं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जब ये एक्सपेंड करेगा, कोशिश करेगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रेशर बाहर की तरफ है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ और सरफेस टेंशन का प्रेशर अंदर की तरफ, तो कूलम फोर्स क्या होगा, आउटसाइड, तो प्रेशर रिड्यूस करेगा नहीं है। तो ये होता है बच्चों, कितना पढ़ के आए हम, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जो टोटल एक्सेस प्रेशर हुआ आप चार्ज सब बबल के अंदर, टोटल एक्सेस प्रेशर वो कितना होगा बच्चों, 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सेस प्रेशर है, डेल्टा पी लिख सकते हो आप इसको। क्लियर है, समझ में आया बच्चों, ये एक्सेस प्रेशर है। अब क्वेश्चन आता है कि एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे, इस पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस टेंशन T है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे तो उसका रेडियस कितना रहा होगा, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम पे होने के लिए अंदर जो प्रेशर है बच्चों, वो किसके बराबर होना चाहिए, बाहर के प्रेशर के। तो इनसाइड प्रेशर शुड बी इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। तो इनसाइड प्रेशर कितना हुआ, ये P नोट प्लस 4T/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू P नोट। P नोट से P नोट कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखो कैलकुलेशन की जगह हम यहां बना लेते हैं, ये हो जाएगा 40/R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और R इक्वल टू 40 यानी कि 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर सिग्मा दे रखा है तो ये रेडियस है, लेकिन अगर चार्ज दे दिया उसने चार्ज, तो सिग्मा होता है बच्चों चार्ज अपॉन 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से फिर हम आर के टर्म में, चार्ज के टर्म में कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा की जगह लिखेंगे हम Q/4πr स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखो बच्चों, ये 4πr स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जगह कम है, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। देखो ये हो जाएगा बच्चों R इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q स्क्वायर
और 4 पाई यानी कि 16 पाई स्क्वायर है ना आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। और 16 पाई स्क्वायर और आर की पावर 4, ये बन जाएगा। ठीक, आर की पावर 4। अब देखो ये हो जाएगा आर क्यूब बन जाएगा, है ना। तो आर इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर 128 भाई 16 मल्टीप्लाई करती है टी एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर का क्यूब रूट। तो ये रेडियस आ गया इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम पे रेडियस इतना होगा। क्लियर है। तो ये हमने 400 बबल के इक्विलिब्रियम पे रेडियस पता किया। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि अगर 400 बबल को आप मतलब 100 बबल को आप चार्ज दे देते हो तो क्या करेगा। बलून को चार्ज दे दिया तो उन केसेस में रिपल्शन की वजह से रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब अगला 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं गॉस थ्योरम पे। और ये बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है कि एक शेल है, ठीक है, ऐसी शेल है और इसका रेडियस है बच्चों a, इसका रेडियस है b। ये दो, अब देखो डायग्राम बहुत जल्द ध्यान से समझना होता है बच्चों। ये जो शेल है, ये शेल नॉन कंडक्टिंग है और स्फेरिकल शेल है। थिक स्फेरिकल शेल, थिक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, मतलब ये देखो इसके अंदर ना यहाँ कैविटी है। ये मतलब ये कुछ ऐसे सोचो जैसे एग होता है ना, एग, अंडे के अंदर का पार्ट वाला वो तो निकाल दिया, येलो पार्ट, तो ऐसा कुछ बचेगा ना अगर उसे स्फेरिकल मान ले। तो अंदर होलो है और चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में, ऐसे पूरे वॉल्यूम में फैला है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है बच्चों, तो चार्ज डेंसिटी क्या बना सकते हैं, रो। अब हमसे 2 पॉइंट दिए हमें, ठीक है, इसके रेडियस को कुछ और लिख लें, R1 R2 लिख लेते हैं। ठीक है, हमें पॉइंट दिया, यहां पे बताओ, यहां बताओ और यहां, 3 पॉइंट है। एक कैविटी के अंदर, एक इस मटेरियल के अंदर और एक बिल्कुल बाहर। फिर इमेजिन करो क्या है ये, अब कुछ को ये डिस्क दिख रही होगी, नहीं भाई ये शेल है। ठीक है, और थिक शेल है, मतलब अब तक थिन शेल के लिए पढ़ाया था मैंने, अब ये थिक शेल है, थिक, थिकनेस है इसकी R2 - R1। देखो बच्चों, ए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर, तो क्या करेंगे आप, यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना। यहां हमने उसका एरिया वेक्टर लिया, लेकिन अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो देखो इस सरफेस के अंदर, कैविटी के अंदर बनाया आपने ये, तो क्या कोई चार्ज है इसके अंदर, नहीं, चार्ज 0 है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो अभी थोड़ी देर बाद कैविटी में नहीं अप्लाई करा था, उस केस में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें नहीं किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, वो सिमेट्रिकल कैविटी नहीं थी, वो एक साइड बनी हुई थी, ये सिमेट्रिकल कैविटी है, इसका मतलब यहाँ गॉस थ्योरम लगेगा। तो पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में तो हम क्या होता है बच्चों, E dA cos 0 Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एज Q in कितना है यहाँ पे 0, तो E कितना आ जाएगा 0। ठीक है, एट A, या आप ये कह दो इनसाइड कैविटी। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट है एट B, और ये कहाँ है, ये है R1 R2 रेडियस के बीच में, मतलब ये पॉइंट है, R डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओगे ना, बोलो बच्चों। ठीक है, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस बनाया आपने, E और ये D है, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और D है इधर की तरफ। अब सोचो, देखो ये क्या होगा बच्चों, E dA cos 0 Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ऐसे लिख सकते हैं। तो E इंटीग्रेशन डी ए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा, ये समझ रहे हो, इसके अंदर ना इतने पार्ट को गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, तो इसके अंदर चार्ज पता करना है भाई, यही तरीका है ना, बस गॉसियन सरफेस बनाओ, उसके अंदर चार्ज पता करो। तो आपको डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आप ये शेडेड पोर्शन का इसमें चार्ज एरिया वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज आ जाएगा ना। तो ये वॉल्यूम कितना होगा, बस क्वेश्चन ये है भाई। रो इंटू वी डेंसिटी होता है, मतलब चार्ज होता है, रो इंटू वी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, चार्ज। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो एक बच्चे ने बताया सर इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस R1 क्यूब। क्या वो सही बता रहे, बताओ बच्चों। हाँ समझाया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, R माइनस R1 का होल क्यूब कर देते हैं, वो गलत है। पूरे का यहाँ तक का वॉल्यूम माइनस कैविटी का वॉल्यूम घटा दो, ठीक है। अब देखो तो E dA किसका इंटीग्रेशन है, एरिया का ना। तो एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वायर, और Q कितना हो जाएगा, रो 4/3 पाई R क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई उड़ गया, तो E इक्वल टू आ गया रो बाय एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 3 भी आएगा एक यहाँ, ठीक है, R क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये आ गया, ठीक है। आप वैसे भी देख लो, अगर स्मॉल r को R1 कर देते हो तो एकदम कट के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। तो इसके अंदर कैविटी जीरो, मतलब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही आप इसे नोट कर सकते हैं। अब जगह कम होने की वजह से हम इसको हटा रहे हैं। थर्ड केस, एट सर्फ एक्सटर्नल पॉइंट, एट सी लिखा है ना एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ पे फिर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे आप ऐसे, ठीक है। और ये एरिया डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये तो हमेशा ही ऐसे होता है, और Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सोचो Q इन कितना है, देखो Q इन होगा इसके पूरे स्फीयर के अंदर, मतलब पूरा स्फीयर आ गया ना। अब तो भाई जो आप बाहर स्फीयर बनाया तो उसके अंदर तो पूरा स्फीयर आ गया ये, तो कितना चार्ज होगा इसके अंदर, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई। सोचो क्या लिखेंगे भाई, पूरा वॉल्यूम लेना है ना इसका, 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है। तो देखो 4 पाई से 4 पाई, ठीक है, E इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट भी रह गया था ये वाला, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। क्लियर है, ये आ जाएगा बच्चों। किसी को डाउट यहां तक? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कैलकुलेशन एक बार देख लो, 4 पाई R स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है। अब आप ज़्यादा करना चाहते हो तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खुद कर लेना, बड़ा टिपिकल सा ग्राफ होता है, ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट में एनसीईआरटी का, भाई एनसीईआरटी को भी देखना चाहिए। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो अगली क्लास में बच्चों हम इनकी वजह से जितनी शेल पढ़ी है, पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल फील्ड के रिलेशन पढ़ेंगे, और फिर गॉस थ्योरम का भी और भी इस्तेमाल होना है। इंडक्शन ऑफ चार्ज देखना है, सरफेस पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना आता है, तो वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये बच्चों। क्वेश्चन है कि ये पूरा एटम है, ठीक है, और एटम में पूरे में देखो होता क्या है, आपने एटम थोड़ा बहुत सुना हो, तो एटम में एक न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस का साइज बहुत बहुत छोटा होता है, लेकिन चार्ज से छोटा नहीं होता। चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे क्लाउड पे चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलके
न्यूक्लियस के चार्ज के बराबर होता है। तो बोला कि न्यूक्लियस सेंटर पे और पूरे में इलेक्ट्रॉन का चार्ज फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में है। वही इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ना मान के माना कि ये पूरे में क्लाउड की फॉर्म में फैला हुआ है, ठीक है। चलो मान लिया ऐसे, तो उसका रेडियस आर है और कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस, तो नेगेटिव चार्ज है ये। अच्छा, एटम लिखा जाता है तो एटम के पास Z एटॉमिक नंबर होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, प्लस ZE, और क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज माइनस ZE। इसका मतलब जो सेंटर पे है न्यूक्लियस वो बहुत छोटी सी दे रखी है, तो प्लस ZE उसका चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज कितना होगा, माइनस ZE। पूरा इस पूरे वॉल्यूम में मैं आपसे कहूँ न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना है तो नेग्लिजिबल, ठीक है। पूरा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r³, उसमें पूरा चार्ज ये फैला हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे वॉल्यूम में। तो चार्ज जीरो नहीं है लेकिन वॉल्यूम जीरो है जहां वो रखा है, तो इसका मतलब सारे वॉल्यूम में लगभग क्या फैला हुआ है, माइनस ZE। वही आपने सुना होगा कि एक एटम एक स्टेडियम की तरह है और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो एक बॉल की तरह है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसे, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, ठीक है, इस एटम के और बाहर फाइंड करो, तो हमसे ये पॉइंट दे दिया हमें, ये P r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस बना दिया हमने, ठीक है, और dA इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इसके अंदर टोटल चार्ज पता करना है, ठीक है। तो पहले तो ये न्यूक्लियस तो इसी के अंदर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना है इसके अंदर, वही तो टोटल चार्ज होगा। तो देखो, अगर हम पहला पॉइंट r <r पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो E इंटू, देखो लेफ्ट साइड होता है ये E डॉट dA cos 0, ये तो इतनी देर से करते ही आ रहे हैं ना, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E और dA का इंटीग्रेशन और Q इन, तो Q इन होगा पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव कितना है बताओ, ZE, है ना। नेगेटिव कितना है, तो नेगेटिव चार्ज होगा, पहले डेंसिटी लिख लो नेगेटिव चार्ज की, वो कितनी होगी बच्चों, माइनस ZE अपॉन वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है ना, देखो पूरे वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, सर पॉजिटिव है तो, लेकिन पूरे वॉल्यूम में नहीं है, छोटी सी जगह पे फैला हुआ है वो, तो वहां तो उसे काउंट कर लिया हमने Z प्लस ZE। इसको देखते हैं, तो इतने की डेंसिटी पता कर ली पूरे की इसकी, तो इसकी भी डेंसिटी यही होगी, तो अगर इसमें ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं हम तो चार्ज आ जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई r³, ठीक है, होगा नहीं बच्चों। तो कितना, माइनस ZE 4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³, ऐसे लिख दिया। ये हो गया माइनस ZE अपॉन r³ इंटू स्मॉल r³, ठीक है बच्चों, बन सकता है ना ऐसे ही। बस अब देखो यहाँ लिख दिया माइनस ZE अपॉन r³ इंटू स्मॉल r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर ये हमेशा क्या आता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया आता है ना, तो E इक्वल टू आ गया 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ZE माइनस ZE अपॉन r³ इंटू स्मॉल r³, ठीक है, समझ में बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसी को डाउट यहां तक नहीं है, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ZE हमेशा इससे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव ZE इस वैल्यू से तो ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ मानेंगे, पॉजिटिव डोमिनेट करेगा। लेकिन बाहर अगर पॉइंट ले लिया, हमने पॉइंट बाहर लिया, तो फिर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो पूरा चार्ज देखोगे इसके अंदर, तो जब पूरा चार्ज देखोगे तो जितना प्लस ZE है उतना ही माइनस ZE है, भाई जितना इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज होता है नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रल होता है एटम, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब जब इस बाहर पॉइंट लोगे तो टोटल चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, 0। यानी कि एक्सटर्नल किसी भी पॉइंट पे एटम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम है, एटम की वजह से बाहर फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो न्यूट्रल है अपने आप में, सारा चार्ज अगर आप गॉसियन सरफेस पे देखोगे तो 0 आएगा। अंदर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आज मैंने आपको गॉस थ्योरम के एग्जाम्पल पढ़ाए जिनमें हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेडिकल के बच्चों के लिए नहीं थी, वो मैंने आपको बता दी।
बाकी अब ये इतने सफिशिएंट केस हैं जिनसे आप कोई नया क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट केस में अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स और इंड्यूस चार्ज, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और पोटेंशियल फाइंड करेंगे और इंडक्शन ऑफ चार्ज पता करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।